हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिसीजन प्रेप। अब हम करने वाले हैं हमारा लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी द यूनिट 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से हर साल क्वेश्चन जो है 27 मार्क्स का आया हुआ है। ऑल दो चॉइस में अगर आपको कोई और यूनिट आता होगा तो वो भी कर सकते हो, बट इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कैसे? सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना आपके पास एक क्वेश्चन आता है, वहां पे ये आपका कंप्लीटली 18 मार्क में क्वेश्चन आया है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका आया है 9 मार्क्स के अंदर, और में आपका आता है जो प्लस 9 मार्क्स में आएगा ना, उसमें आता है आपका इंडेक्स नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और इंडेक्स नंबर, यहाँ पे अगेन आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन 2 है ये और वाला पूरा प्रोबेबिलिटी आ जाता है, और जो और से पहले है इसमें आपका जो है ना यूनिट 1 से क्वेश्चन आ जाता है और समटाइम्स यूनिट 2 से क्वेश्चन आता है। सो प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि बच्चों को कॉन्फिडेंस इतना नहीं आता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करना अगर 100% श्योर हो, बिकॉज अगर फॉर्मूला गलत लगाया तो आपको स्टेप मार्किंग भी प्रोबेबिलिटी में नहीं मिल पाएगा। नहीं, अगर कोरिलेशन अटेम्प्ट कर दिया, इंडेक्स नंबर कर दिया, यूनिट 1 कर दिया, सो वहां पे आपके चांसेस स्कोर करने के थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी अटेम्प्ट ओनली if you are 100% sure. Again, I request everyone, if you are liking this video, to kindly share चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियोस को, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इन वीडियोस की नीड है। चलिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिलेबस चेक करते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछता है ना, थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपका दो पार्ट्स के अंदर जो है ना डिवाइड हो रहा है। एक तो आपको नॉर्मल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, और एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन में 4 डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चन अच्छे खासे उसमें से आते हैं। ठीक है, थ्योरम्स की बात कर लेते हैं। जब हमने थ्योरम की बात की, फर्स्ट थ्योरम आपके पास प्रोबेबिलिटी में क्या है ना, कॉम्प्लीमेंट रूल। ये तो आप अपना 10th में भी जब प्रोबेबिलिटी किया था तो आपने किया है। कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या होता है कि अगर किसी भी चीज के आने की, किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी ए है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री रूल। आप ए नॉट को ए बार की जगह इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री रूल। आपको थ्योरी में भी आ सकता है और प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बाद है आपका एडिशन रूल, दैट इज द यूनियन रूल। ये हम कब कैलकुलेट करते हैं? व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द यूनियंस लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस करोगे उसमें से अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन मीनिंग क्या है कि कंबाइन दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है ना, ए इंटरसेक्शन बी। अगर कोई भी इवेंट, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा आपको थ्योरी में, अगर कोई भी इवेंट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? 0। सो दैट मीन्स इन दैट केस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में ये प्रोबेबिलिटी जो इंटरसेक्शन है वो 0 हो जाता है, और आपका यूनियन रूल जो एडिशन है वो सिर्फ इतना रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आपको इसको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करूं, सपोज ये आपका एक क्या है ना, यूनिवर्स है। दिस इज द ए सेट एंड दिस इज बी सेट, यानी पूरा पूरे यूनिवर्स में एक जो प्रोबेबिलिटी है, ये एक इवेंट होने का कि ए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन इज वेयरिंग अ रेड टाई एंड अ ब्लैक टाई टुगेदर। अब कोई भी पर्सन अपना रेड टाई और ब्लैक टाई एक साथ तो नहीं पहन सकता, अलग अलग है। तो दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? आपके इंटरसेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है? 0 हो गई। तो ऐसे इवेंट्स जिनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देयर इज अ थ्योरी दैट हैज ऑलरेडी कम इन द एग्जाम।
नेक्स्ट आपके पास एडिशन रूल के बाद क्या आने वाला है, मल्टीप्लीकेशन रूल, जिसको हम क्या कह देते हैं ना, आपका इंटरसेक्शन रूल। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। चार्ट पे एक्सप्लेन करूं, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो इस केस में ये जो आपका कॉमन पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसको आप इंटरसेक्शन रूल कहते हो। ये तो हुआ आपका डायग्राम पे। कैलकुलेट करने को कर लोगे तो क्या करोगे, या तो उसने आपको डायरेक्ट बोला होगा हैपनिंग टुगेदर, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अदरवाइज कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज ए इवेंट हुआ, उसी के साथ दूसरा, यानी उसके पास क्या है ना, कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग बी, यानी ए इवेंट तब होगा अगर बी होगा, कंडीशन बेस्ड, दैट इज मल्टीप्लीकेशन रूल। इसी को थोड़ा सा मैं आपको और अगर ले जाऊं, तो आपका जो आगे वाला पार्ट है, दैट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो इसी के बेसिस पे बेस है, मल्टीप्लीकेशन रूल पे ही या आपका रूल लग जाता है प्रोबेबिलिटी का। सो क्या निकल के आता है यहां से, वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके, अब डिपेंड करता है, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए अपॉन बी। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे बी होगा या ए होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा इवेंट होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कहता है probability that event A will happen if B has already occurred. कैसे, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है, फॉर देर इज अ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी अ पर्सन विल कम अर्ली इन द ऑफिस इफ ही केम बाय द मेट्रो, मतलब वो जल्दी आएगा, अर्ली आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तभी, अगर वो पर्सन किसके थ्रू आ रहा है, मेट्रो के थ्रू आ रहा है, तो यानी मेरे पास आ गई, तभी आएगा अगर वो एक साथ आएगा। सो दोनों होने चाहिए कि वो अर्ली भी आ गया और मेट्रो से भी आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी। कंडीशन क्या लग गया उसका, कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, बी, दैट इज उसका मेट्रो से आने का प्रोबेबिलिटी जो इंटरसेक्शन है वो क्या है ना, बी है, कंडीशन गिवन है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे। उसी का एक्सटेंशन है आपके पास बेस थ्योरम। बेस थ्योरम इज जस्ट एन एक्सटेंशन टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पे जैसे एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है ना, दैट पर्सन विल कम थ्रू द मेट्रो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कंडीशंस इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखो, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में व्हाट वी टेक अ कंडीशन दैट पर्सन इज कमिंग थ्रू द मेट्रो, लेकिन बेस में क्या होगा कि पर्सन सपोज अर्ली आएगा, पॉसिबिलिटीज है कि ही में कम थ्रू द मेट्रो, ही में कम थ्रू बस, और ही में कम थ्रू द ऑन कन्वेंस। तो यहाँ पे जो उसके कन्वीनियंस है, जो कंडीशंस है, वो बढ़ जाता है। सो डिनोमिनेटर में आएगा आपका टोटालिटी, कि वो कौन कौन से वे से आ सकता है, और न्यूमरेटर में रहेगा पर्टिकुलर कंडीशन जो उसने आपसे पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन विल कम अर्ली प्रोवाइडेड ही विल कम थ्रू द मेट्रो, तो हम क्या लिखेंगे, मेट्रो और अर्ली के बीच में जो भी इंटरसेक्शन दिया है ये आपका न्यूमरेटर, बिकॉज वी आर फाइंडिंग इट आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जितने भी पॉसिबल वेज है, सपोज ही इज कमिंग अर्ली बाय मेट्रो, ठीक है, मेट्रो का प्रोबेबिलिटी ऐड कर दिया, फिर आप डिनोमिनेटर में ऐड कर दो इज कमिंग अर्ली, इज कमिंग बाय द बस, तो बस का प्रोबेबिलिटी ऐड कर दिया, प्लस इफ देर इज एनी अदर ऑप्शन, 2 3 4 मल्टीपल ऑप्शन जितने भी आप डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, एक्सटेंशन ऑफ द कंडीशन प्रोबेबिलिटी। इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये है फर्स्ट सेक्शन जिसका एक क्वेश्चन 100% आएगा। सेकंड आपके पास प्रोबेबिलिटी में से क्या है ना, आपके डिस्ट्रीब्यूशंस। फर्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूशंस आपके बाइनोमियल और डिस्ट्रीब्यूशंस पॉइजन, ये आपके तब यूज होते हैं व्हेन यू आर हैविंग अ डिस्क्रीट वेरिएबल रैंडम, और नॉर्मल आपका एक्सपोनेंशियल तब यूज होता है जब आपका क्या है ना, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चारों केसेस में से क्वेश्चन आए हुए हैं और 4 आर इंपॉर्टेंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज करते हैं, जब n आपका लार्ज होता है। लार्ज का मतलब क्या है कि 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 20 इस तरीके से आपका हो सकता है। बट व्हाट इफ n बिकम्स टू इंफिनिटी,
1000 हो गया, 2000 के करीब एन आ गया, तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं ना, आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि कब आप पॉइजन यूज करोगे, कब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द एन। एन 1 से लेके कभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन 1 में नीड नहीं पड़ता, बिकॉज आपने एक ही बार कोई इवेंट किया है तो उसमें ज्यादा सैंपल स्पेसेस आते नहीं है। तो जनरली बाइनोमियल इज यूज व्हेन द एन इज लाइक 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, और एन जब ज्यादा लार्ज हो जाता है तब आप क्या यूज करते हो, पॉइसन। बाइनोमियल में एन हो गया आपका नंबर ऑफ इवेंट्स, पी क्या होगा आपका द सक्सेस, कि एक बार अगर आपने कोई इवेंट थ्रो किया, आपने सैंपल स्पेस आया, तो उसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। फॉर एग्जाम्पल सैंपल स्पेस में आपने एक क्वाइन थ्रो किया, सो क्वाइन थ्रो करने से सैंपल स्पेस क्या आएंगे, 4 सैंपल स्पेस हो सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और आपका टेल टेल, ये 4 आपके सैंपल स्पेसिस हो सकते हैं। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। ठीक है, तो गेटिंग नो हेड क्या हो गया, आपका पी हो गया, दैट इज सक्सेस। नो हेड कितना आ रहा है, टी जब सिर्फ टेल आएगा, दैट मीन्स 1/4। और क्यों होता है 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री नॉट हैपनिंग दैट इवेंट कितना होगा 3/4। NPQ, ये 3 आपके पास इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटीज आ गए, फिर आप कैलकुलेट करोगे। फिर आप फॉर्मूला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r। सपोज वो कह रहा है गेटिंग नो हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या निकालना है आपको, 0। फॉर्मूला क्या लगेगा, NCRP⁻⁴, दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है Q n-r, जो आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे आपने अगर मैथ्स किया हुआ है ऑलरेडी, तो एनसीआर का वैल्यू आपको पता है, n डिवाइडेड बाय r, और n-r का आप क्या करोगे ना, वैल्यू निकाल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द बाइनोमियल थ्योरम। और इंपॉर्टेंटली आपको और क्या आना चाहिए, यहाँ पे इनके मीन आने बहुत जरूरी है, ऑल वेरिएबल्स। मीन म्यू क्या होगा आपका, एनपी इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका वेरिएंस क्या होने वाला है ना, दैट इज एन पी क्यू, दैट मीन्स क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है तो सिंपली एनपी क्यू का क्या कर दो, स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, वो कह रहा है इसी सैंपल स्पेस की बात करें हेड्स की, आपके पास 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, और मैक्सिमम 2 हेड्स आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या थी, x इक्वल्स टू x, सपोज आपने लिख दिया, दैट इज क्या सैंपल स्पेसिस थे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड अगर हम बात करें तो ये हो गया विच इज 1/4, गेटिंग 1 हेड विच इज 2/4, और हेड हेड की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना आपके पास, विच इज 1/4, राइट। ठीक है, फिर आपसे वो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलता है ना, आपका एक्सपेक्टेशन, दैट इज मीन। मीन कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, सिंपली मल्टीप्लाई दिस 2 कॉलम्स, दैट इज x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, ये आप मल्टीप्लाई कर दो, करो 0, 2/4 एंड दिस विल बी 2/4, तो आपका क्या आ जाएगा ना यहाँ पे आपका, दैट विल यू विल गेट योर मीन। और वैसे ही आपसे क्या कैलकुलेट यहाँ पे ऐड करोगे तो आपका सिंपली क्या होगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपसे वेरिएंस भी पूछ सकता है, तो वेरिएंस का सिंपल फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई माइनस आपने जो भी आपका मीन निकाला, इसमें बाय चांस आपका मीन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हमेशा नहीं आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, ये वाला वैल्यू, दैट इज 0, 1 और 4, तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे ना, वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, दैट इज द वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देन यू विल गेट योर पॉइजन। पॉइजन तभी यूज होगा व्हेन n बिकम्स लार्ज अराउंड 1000, सो पॉइजन इज इक्वल टू, इसमें कहता है जैसे बाइनोमियल में क्या था, आपके पास कितने वेरिएबल्स, दैट इज n एंड p। पॉइजन में एक ही वेरिएबल आपका आने वाला है, x गोज टू योर पॉइजन, दैट इज लैम्डा।
लैम्डा क्या है? आपका एवरेज। ऑलरेडी यहाँ पे वो आपको एवरेज दे के रखता है, दैट मीन्स द मीन। सो यहाँ पे आप मीन की बात करो दैट इज म्यू, या आप वेरियंस की बात करो, दोनों ही कंडीशंस में आपका मीन और वेरियंस क्या होने वाला है ना, दैट इज द लैम्डा होने वाला है। और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देता है। अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को बोलेगा तो फॉर्मूला क्या होगा? x इक्वल्स टू k, दैट इज k इज द रिक्वायर्ड नंबर। कि अगर हमारे पास एक लैम्डा है 50 आवर्स पर वीक, तो आपको 3 आवर्स निकालना है, तो k इज द वैल्यू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर k फैक्टोरियल। सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है, नथिंग मच देन दैट। लेकिन इसमें आपका मीन और आपका वेरिएंस क्या होने वाला है ना, सेम होने वाला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास। अच्छा इसमें तो ये, लेकिन आपके पास अभी भी हमारे पास पेंडिंग में क्या है ना, कि आपका एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पेंडिंग है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आप बिल्कुल स्किप करके नहीं जा सकते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है? कह रहा कोई भी डेटा अगर इस तरीके से बना है, बेल शेप्ड, और सेंटर में यहाँ पे आपका दैट मीन्स मीन, मीडियन और मॉड क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। सो दिस इज द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। डेटा आपका अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वेरिएबल्स क्या होने वाले हैं? आपका म्यू और आपका वेरिएंस, दैट इज स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करके ही क्या करते हैं ना, क्वेश्चन निकालते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें z का वैल्यू क्या होने वाला है? आपका x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट आर वेरिएंस। ठीक है, ये आपका हो गया। सो इन दैट पर्टिकुलर केस, जब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल लेते हो, नॉट टेकिंग द x, यानी x विल बी चेंज इनटू z बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आपका मीन रिड्यूसेस टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस विल रिड्यूसेस टू 1। तो ये आपका कंडीशन है जिसकी हेल्प से आपको कंडीशन निकालना है, डिपेंड अपॉन z आपको क्या निकालना है। इसके लिए आपको एक पूरा चार्ट मिलता है या क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन अटक जाएगा। वहां पे टेबल मिलेगा, वहां से आपको z का वैल्यू देखना है। लास्ट आपका कौन सा है? दैट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कैसे ग्रोथ करता है? इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी में इसका चार्ट इस तरीके से बनेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल में पॉइजन की तरह x गोज टू दिस एंड एक्सपोनेंशियल इज लैम्डा, राइट? वेरिएबल हो गया लैम्डा। वेरिएंस क्या होगा? म्यू 1 बाय लैम्डा एंड, और आपका वेरिएंस हो गया 1 बाय सिग्मा स्क्वायर, 1 बाय दैट इज सॉरी, दिस इज वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। ये ध्यान में रखो। ठीक है, चलो अब इसके थोड़े कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो प्रीवियस पेपर में आया। 27 मार्क्स का तो मैंने आपको शो कर दिया। लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है, चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका प्रोबेबिलिटी में? दिस क्वेश्चन हैज कम फॉर 9 मार्क्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, 9 मार्क्स में आया है। A box of 100 toys contain 20 toys with type A defect. That means total 100 आपका कंटेनर है, जिसमें से टाइप ए का जो डिफेक्ट है वो कितना है आपके पास? 20, एंड 10 टॉयज विद द डिफेक्ट बी। तो बी में कितना डिफेक्ट है हमारे पास? 10, एंड 4 टॉयज विद बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट। दैट मीन्स ऐसे टॉयज जिनमें दोनों डिफेक्ट है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। आपका कितना डिफेक्ट है? 4 टॉयज है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? द नंबर 1, a toy to be drawn has type B effect. क्या इफेक्ट होना चाहिए? B इफेक्ट होना चाहिए, अंडर द कंडीशन दैट इट हैज अ टाइप A डिफेक्ट। और कंडीशन क्या है कि कौन सा इफेक्ट होना चाहिए? A इफेक्ट। दैट मीन्स क्या पूछ रहा है? टाइप बी इफेक्ट कैलकुलेट करो, गिवन दैट कंडीशन क्या है कि ए इफेक्ट होना चाहिए। क्या फॉर्मूला बताया था? जिन दोनों के बीच में निकालना है उन दोनों का इंटरसेक्शन, डिवाइड किससे करना है? जो आपका कंडीशन है, ए कंडीशन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, आपको जो 20 और 10 दिया है ना, ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, दे आर नॉट द प्रोबेबिलिटीज। तो पहले प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लो। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा? ए के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल 100 टॉयज है, दैट मीन्स 20 बाय, अगर मुझे इसे प्रोबेबिलिटी में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या है आपका? देखो 4 बाय 100 और
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपका, कितना है 20, तो 20/100, तो दैट मीन्स ये आपका कैंसिल हुआ। 1/5, दैट मीन्स कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी डिफेक्ट आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, दैट इज 0.2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स दिए हैं आपको, प्रोबेबिलिटीज नहीं दी गई, यहाँ पे ये चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें और दो पार्ट है, व्हाट दैट द पार्ट सेज, देखो देखो। सेकंड क्या है, अ टॉय टू बी टाइप ए, जो टॉय टाइप ए है होना चाहिए अंडर द कंडीशन दैट इट हैज टाइप बी इफेक्ट, सेम दैट मीन्स ए होना चाहिए, लेकिन डिफेक्ट किसका होना चाहिए, बी कंडीशन। तो क्या फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डन। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4/100 और बी कितना है 10/100, दैट मीन्स अल्टीमेटली 4/10। आप कैलकुलेट कर लो 0.4। व्हाट इज द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा आपका वेन डायग्राम जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था वो भी बनेगा इसमें। इट सेज A toy to be drawn has no type B effect. एक ऐसा टॉय ड्रॉ करना है जिसके पास बी इफेक्ट नहीं होगा, अंडर द कंडीशन दैट, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया बी नॉट, अंडर द कंडीशन दैट इट हैज नो टाइप ए डिफेक्ट, यानी ए टाइप डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या रिड्यूस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, राइट, डिवाइडेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए नॉट, क्योंकि ए का कंडीशन, अभी देखो ए नॉट तो आपका निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 20/100 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितनी हो जाएगी 80/100, दैट इज 0.80, राइट। अब ना प्रॉब्लम इसकी हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए नॉट कितना है, ठीक है। एक बार डायग्राम बनाते हैं, वहां से शायद आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ए, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए इवेंट है सर्कल, और ये है आपका बी इवेंट। टोटल कितना है आपके पास 100, ठीक है। 100 में से 80 आपका क्या है, ए, सॉरी, ए इज 20 एंड बी इज 10 और 4 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। सो दैट मीन्स जो आपका ए और बी अगर मैं स्किप कर दूं, दैट मीन्स ये क्या हो, ये वाला सेक्शन कितना हुआ आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एडिशन रूल किया था, वहीं से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स 20 + 10 - 4, ये कितना हुआ आपका 26। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वाला पार्ट जो नहीं है आपका ए यूनियन बी के अलावा, दैट मीन्स ना ही ए है ना ही बी है, वो कौन सा पार्ट है, 100 - 26, क्योंकि पूरा 100 है, तो 100 में से 26 यूनियन माइनस कर दो, कितना आ गया 74। सो यहाँ पे 74 डिवाइडेड बाय 80 विच इज ए नॉट। ध्यान से करना, थर्ड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन विल गिव यू 9 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर ए में 1 में और पार्ट बी, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम, बेस थ्योरम बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग स्पार्क प्लग्स, मशीन ए बी एंड सी, मशीन ए बी सी है आपका, तीनों क्या करते हैं ना, स्पार्क्स प्लस प्रोड्यूस करते हैं, परसेंटेज में है, तो आप ये कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पार्क प्लस बाय ए मशीन कितना है 0.45, बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ 0.35, फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोड्यूस करेगा कितना है आपका 0.20, राइट, ये हो गया। आउट ऑफ दैट द टोटल आउटपुट 4% 3% नोन टू बी डिफेक्टिव, अभी क्या है डिफेक्टिव है आउट ऑफ देयर आउटपुट, दैट मीन्स किस में से डिफेक्टिव होगा, फ्रॉम द ए कितना प्रोबेबिलिटी है 4%, दैट मीन्स डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी कंडीशन दैट इट इज बीइंग डिफेक्टिव फ्रॉम ए इज 0.04, 4% है 4/100। सिमिलरली फ्रॉम बी कितना हुआ 0.03, और सिमिलरली फ्रॉम सी कितना हुआ 0.02। नाउ वो कह रहा स्पार्क प्लस इज पिक्ड एट अ रैंडम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो डिफेक्ट फाउंड कैसा हुआ कि वो डिफेक्टिव है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए और बी, यानी या तो ए से होगा या तो बी होगा। तो थर्ड पार्ट में तो क्या करना है कि आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले ए में क्या होगा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, इट इज टू बी
फाउंडेड दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, तो किससे कैलकुलेट करना है? ए से। तो अब क्या करोगे न्यूमरेटर में? मशीन क्या होनी चाहिए? डिफेक्टिव होनी चाहिए बाय मशीन ए, और इट हैज टू बी बाय ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, तीनों से हो सकती है, बाय दैट मीन्स दिस इंटू दिस, मशीन इज डिफेक्टेड फ्रॉम ए, प्लस दिस इंटू दिस, यानी मशीन डिफेक्ट हो गया, प्लस दिस इंटू दिस, दैट इज पहले ए से डिफेक्टिव होनी चाहिए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्लस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से होनी चाहिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दैट इज मशीन क्या होगा ना आपका? डिफेक्ट होगा। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करोगे? सेम, लेकिन डिनोमिनेटर सेम रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा? इट इज टू बी बाय मशीन बी, दैट मीन्स मशीन बी का डिनोमिनेटर चेंज कर दिया 0.35, मशीन से डिफेक्टिवनेस लेस, तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, ऐड कर दो कि मशीन क्या हो गया आपका? डिफेक्टिव हो गया ना। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है ना आपका कि थर्ड पार्ट, इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए और बी। एंड नहीं बोला है, एंड होता तो हम दोनों को ऐड करते थे। मशीन ए और बी या तो ए से होना चाहिए या तो बी से होना चाहिए, ए से होगा तो बी से नहीं होगा, बी से होगा तो ए से नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट करते हैं आपका, दैट इज द क्वेश्चन नंबर बी। ये देखो यहाँ पे पॉइजन फिट है, पूरा 18 मार्क्स में क्वेश्चन आया, 9 5 प्लस 4। सी में तो क्या है? देखो थ्योरीज है आपका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? बेल शेप्ड कर्व्ड होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीन मीडियन मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, वैल्यू सेम होता है, एंड एक्स आपका जो पूरा एरिया अंडर द कर्व है वो कितना होता है आपका? 1। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने अच्छे से किया। बी क्या कहता है? An automobile curve has got the delivery of 200 music systems. ठीक है, तो n कितना हुआ आपका? 200 music systems to be installed in the luxury cars. After the inspection, engineer is said to be recorded as number of defects, that means x, and number of set. ये 200 का जो frequency है इसको उसने change कर दिया कि zero effect वाले, जिसमें zero defect है, उसकी फ्रीक्वेंसी 158 है, फिर 36 टोटल करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 200। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज कर दिया। नाउ फिट क्या करना है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको फिट करना है, और देखो नीचे एक्सपोनेंशियल भी दिया है, तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि दैट मींस उसने आपको एक्सपोनेंशियल टेबल नहीं दिया, खुद ही आपके लिए इजी कर दिया, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू दे दिया। टू द अबव डेटा एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 0 1 एंड 2 डिफेक्ट। ठीक है, आपको फिट करना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या करोगे? एक करके दिखाती हूँ। एक्स का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4, उसने सिर्फ 1 2 तक फिट करने को बोला, तो आप इतना भी कर सकते हो। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितना है सेट में आपका? 158 36 4 2 और आपका 0। ठीक है, ये हो गया ना। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? फिट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का? x इक्वल्स टू, जो भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, e रेज टू पावर लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। हमने शायद वहां पे k या r की फॉर्म में किया था, तो मेरे पास लैम्डा शायद e रेज टू पावर 0.25 लिखा था, नहीं लैम्डा कितना आना चाहिए? 0.25, यहां से एक हिंट मिल गया। x तो हम निकाल ही लेंगे प्रोबेबिलिटी। देखो पहले क्या निकालना है? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में? मीन और वेरिएंस दोनों। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? x इंटू प्रोबेबिलिटी आपका फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यानी x इंटू एफ कैलकुलेट करेंगे। 0 36 8 4 एंड 0, बट टोटल कर लेते हैं। 36 8 एंड 3 2 6, सॉरी, ये हो गया आपका 0 एंड दिस इज 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना आया आपका? यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 50 अपॉन टोटल एफ कितना है? 200। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/4 विच इज 0.25। देखो लैम्डा यही था, तो e रेज टू पावर, तो प्रोबेबिलिटी फिट करेंगे x रेज टू पावर, हमें जरूरत ही नहीं थी ये करने की कुछ भी, हमारे पास ऑलरेडी लैम्डा की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है? सिर्फ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है। कैसे? 0 1 2 के लिए फिट करना है, प्रोबेबिलिटी x 0 0 पुट कर दो, e रेज टू पावर लैम्डा, लैम्डा क्या है आपका? 0.25, लैम्डा इज 0.25 रेज टू पावर x क्या है? 0,
फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी इसका वैल्यू दिया है फर्स्ट में 0.788 इंटू एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज 1। तो फर्स्ट में आपका प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूट हो गया 0.7788, राइट। सिमिलरली आप क्या करोगे, वन पुट करना है, तो वन पुट करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे उसकी क्या करनी है ना, वैल्यू चेंज करना है। तो वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करोगे, x इक्वल्स टू 1, e रेज टू पावर 0.51 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 0.25 हो जाएगा, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे नेक्स्ट के लिए। सिमिलरली आप 2 के लिए फिट कर दो, 3 के लिए तो उसने आपको बोला नहीं, तो 2 तक फिट कर दो, दैट इज इट। एक्सप्लेन द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया। एडिटिव थ्योरम में क्या एक्सप्लेन करना है, ए यूनियन बी, फॉर्मूला डाल दो, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में कंडीशनल वाला, दैट ए इंटरसेक्शन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आपका क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 4 मार्क्स में है तो 2 + 2 करके आप एक्सप्लेन कर दो, यू आर गुड टू गो। देन ये देखो, इजी क्वेश्चन 5 मार्क्स में और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टमेंट प्रिडिक्ट्स दैट द ऑड्स ऑफ अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ सर्टेन प्राइस, बहुत ध्यान से पढ़ना, ऑड्स अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब पहले वाली जो वैल्यू दी है ना, ये अगेंस्ट वाली है, दूसरी वाली फेवर हो जाएगा। अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ सर्टेन प्राइस गोइंग अप, प्राइस गोइंग अप लेकिन अगेंस्ट है, दैट मीन्स ये जो 3 है इससे प्राइसेस क्या है, नॉट गोइंग अप, है ना। नॉट गोइंग अप कितना हो गया, 3:1, दैट मीन्स 3/4, एंड प्राइसेस गोइंग अप कितना हो गया, 1/4, क्योंकि अगेंस्ट दिया है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, ऑड्स इन द फेवर, मतलब फेवर में है, प्राइजेस रिमेनिंग द सेम, तो मैंने पहले वाला फेवर में है, सेम है, तो मैं क्या करूंगी, प्राइजेस रिमेनिंग सेम कितना हुआ मेरा, 1/5, 1:4, 1 + 4 is 5। प्राइजेस नॉट रिमेनिंग सेम कितना हुआ आपका, 4/5। कैलकुलेट क्या करना है, वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्राइसेस ऑफ द स्टॉक्स विल गो डाउन। सिंपल, स्टॉक मार्केट में तो क्या होता है, 3 ही चीजें होती है ना आपकी, या तो प्राइसेस क्या करेंगे आपके, अप जाएंगे, या तो प्राइसेस सेम रहेंगे, या तो डाउन जाएंगे। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। सो प्राइसेस गोइंग अप, अप के वैल्यू क्या है आपकी, 1/4, प्लस प्राइसेस रिमेनिंग सेम कितना है, 1/5, प्राइसेस गोइंग डाउन कैलकुलेट करना है 1, तो दैट मीन सिंपल 1 - 1/4 - 1/5 कैलकुलेट कर दो, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये भी वैसा ही टाइप है जैसा हमने पहले किया। अ बॉक्स ऑफ 100 गैस्केट्स, तो 100 क्या है आपका n, कंटेन 10 गैस्केट्स विद टाइप ए डिफेक्ट, 5 गैस्केट्स विद टाइप बी डिफेक्ट एंड 2 विद बोथ, यानी इंटरसेक्शन हो गए। बिल्कुल आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था ना, उसकी हूबहू कॉपी है, जस्ट वैल्यूज आर सेम। फर्स्ट में देखो टाइप बी डिफेक्ट निकालना है, अंडर दैट टाइप ए हैज डिफेक्टेड, दैट मीन्स बी बाय ए कैलकुलेट करना है। फिर सेकंड में आपको ए निकालना है, प्रोवाइडेड बी डिफेक्टिव है, और इसमें क्या करना है, ना ही आपका ए डिफेक्ट है ना ही आपका बी डिफेक्ट है, एंड कंडीशन ए हैज नॉट डिफेक्टिव। तो यूनियन निकाल के पहले आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करें। व्हाट इज नेक्स्ट, ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है कि आपका क्या है ना, इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब, मशीन ए बी सी इलेक्ट्रिकल बल्ब प्रोड्यूस कर रही है, 40 35 20% इफेक्टिव आपके पास आउटपुट है, ठीक है। तो अब क्या करो, मशीनरी प्रोड्यूस्ड बाय ए, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफेक्टिव आपका जो डिनोमिनेटर बनेगा सब केसेस में क्या होगा, 0.40 इंटू 0.04 प्लस 0.35 इंटू 0.03, 0.25 इंटू 0.05, और फिर जिससे निकालना है उसको न्यूमरेटर में दे दो, जस्ट अ बेस थ्योरम। और देखो बेस थ्योरम 9 मार्क्स में आ रहा है आपका, कितना इंपॉर्टेंट है। और आप सबने ये क्वेश्चंस किए होंगे 11 स्टैंडर्ड के 12th प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम में, अगर आपके सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है तो। ये देखो, सी क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, व्हाट इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने कर लिया। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जहां पे आपका एन नंबर बहुत एक्सटेंड हो जाता है अप टू लाइक दे आर गोइंग टू द लार्ज नंबर, स्टेट द कंडीशन अंडर विच द सब्स्टिट्यूशन इज यूज, तो ये आप कर सकते हो। फॉर्मूला दे सकते हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, जो किया लैम्डा बता सकते हो क्या होता है, तो इजिली 4 मार्क्स में आप लिख सकते हो। बी पार्ट क्या है,
अ सेल्समैन, देखो 18 मार्क का क्वेश्चन कैसे बना, 9 में बेस बता दिया, 5 में आपसे फिर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, 4 में थ्योरी, कितना इजी क्वेश्चन उसने पूछा। A salesman makes a sales on an average to 30% of the customer, यानी कितना सेल्स एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है ना, दैट इज इट्स अ मीन, the person he contacts. If 5 customers are contacted today, यानी नंबर कितना है कि 5 customers contacted today, find the probability that he could not make sales. Sales नहीं हुई, that means sales मेरी probability है, and the person makes a sales, that means P कितना है, मेरी sales कितनी हो रही है, averagely 30%, 30, और कितना sales नहीं हो पा रहा। अब हमने NP क्यों यूज किया, N5 है, जब N5 6 7 होता है तो हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। प्रोबेबिलिटी होने की 30 है, तो 1 माइनस 0.30 कितना हो गया, 0.70। अब कुड नॉट मेक सेल, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 0, सेल्स हो ही नहीं रहा, तो NC0, N क्या है आपके पास 5, तो 5C0, P प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है, यानी सेल्स नहीं हो रहा 0 इंटू 0.70, दैट इज नहीं होने की 5, सॉल्व कर दोगे, राइट। सेकेंड क्या है, कुड सेल एग्जैक्टली टू 3 कस्टमर्स, सिर्फ 3 कस्टमर्स निकालने हैं, सेम प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3, 5C3 0.30, दैट इज p रेज टू पावर r, और ना होने की दैट इज n माइनस r विच इज 2। देन सॉल्व करना है बस आपको। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। आप एक्सप्लेन कर दो कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, कि अगर कोई इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे डिफेक्टिवनेस आपने किया, डिफेक्टिवनेस के 2 क्वेश्चंस किए, वो कौन से इवेंट्स हो गए आपके डिपेंडेंट इवेंट, वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम यूज करोगे। यहाँ पे जहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, वहां पे आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत है, दैट इज प्लस एडिशनल थ्योरम वहां पे हम लगा सकते हैं। एंड दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सर्टेन प्राइसेस गोइंग अप, सिर्फ वैल्यूज देखो चेंज हुआ है, रेस्ट आर सेम। और ये थर्ड क्वेश्चन है ना, ये आपका प्रोबेबिलिटी का नहीं है, ये आपका इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, अ प्रोजेक्ट यील्ड्स एन एवरेज कैश फ्लो ऑफ कितना, 1100 लाख, कितना एवरेज कैश फ्लो है 1100, यानी मीन हो गया। मीन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, म्यू से, विच इज 100, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मेरा 220, assuming the distribution as to be normal, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, if you're required to calculate the probability, cash flow will be more than 1350 lakhs, cash flow कितना होना चाहिए आपका, x is greater than 1350 lakhs। लेकिन हमने नॉर्मल में क्या किया था ना, कि हम z में चेंज कर देते हैं, z is greater than x minus mu divided by standard deviation, so probability of, आप पहले z में चेंज करोगे, z इज ग्रेटर देन x कितना है आपका, देखो 1350, म्यू 1100, और ये आपका कितना है ना 220, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z विच इज ग्रेटर देन, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1350 minus 1100, that means you get it to 250 divided by 220, so answer is 1.136। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। अब इसके लिए ना आपको जो भी टेबल मिलेगा वहां पे, वहां से शीट लेके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि z की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सिमिलरली कैश फ्लो विल बी लेस देन 90 lakhs के लिए क्या होगा, z is less than x which is 900 minus आपका mu which is 1100 divided by 220। हमेशा जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रहा है, आप z में कन्वर्ट करके करोगे, और इसके लिए आपको टेबल चाहिए होगा, वहीं से मिलेगा आपको उस समय, यू कैन नॉट कैरी अलोंग विथ यू, अदरवाइज वहीं पे छोड़ देना अगर टेबल नहीं मिलता है। ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस वी हैव। होप आपको ये यूनिट जो मैंने आपको बताया है, यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो, और आपके काम आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर ऑफ द वीडियोस फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर्स एंड ऑल। थैंक यू सो मच।